1904 में न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट मैनहट्टन एडवेंचरर्स सोसाइटी में एक कमरे के कारण आता है जो बहुत अधिक धुआं निकाल रहा है। हालांकि जब अग्निशामक आते हैं तो धुआं वापस अंदर चूसा जाता है। पुरुषों में से एक दरवाजे को छूता है और उसका हाथ जमने लगता है, इसलिए उसके सहयोगियों को उसे दूर खींचना पड़ता है। तब अग्निशामक दरवाजा तोड़ देते हैं और हर जगह दर्जनों जमी हुई लाशों और बर्फ को देखकर चौंक जाते हैं, जबकि एक अज्ञात भाषा एक फोनोग्राफ से बजती है। बर्फ के स्पाइक्स के बीच कवच में एक रहस्यमय आकृति एक प्राचीन बुराई युक्त एक ओर रखती है। जब अग्निशामक इसे हथियाने की कोशिश करते हैं तो गोला खुल जाता है और सभी शरीर बिखर जाते हैं। ओर्ब के अंदर आंखों की एक जोड़ी द्वेष से चमकती है। वर्तमान में कैली, उसका प्रेमी गैरी और उसके बच्चे फोबे और ट्रेवर पूर्णकालिक घोस्टबस्टर्स बनने के लिए समरविले से न्यूयॉर्क चले गए हैं। कैली पुराने घोस्टबस्टर टीम के सदस्यों में से एक की बेटी है, इसलिए यह एक पारिवारिक व्यवसाय बन गया है। एक भयानक भूत सीवर से भाग गया है और पूरे मैनहट्टन में परेशानी पैदा कर रहा है, इसलिए नई टीम कार में उसका पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि यह मैनहोल कवर के साथ अन्य वाहनों को मारती है। एक विशेष सीट को बाहर निकाला जाता है ताकि फोबे भूत पर प्रोटॉन ब्लास्टर को गोली मार सके, लेकिन ड्राइविंग के कारण उसे बहुत याद आती है और उसके शॉट्स विभिन्न इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार जब वे काफी करीब आ जाते हैं तो ट्रेवर एक रिमोट नियंत्रित जाल जारी करता है, लेकिन यह अभी भी भूत को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक ड्रोन जाल आगे निकलता है। कैली ड्रोन को भूत की ओर ले जाता है और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। परिवार जश्न मनाता है और गैरी विचलित हो जाता है, जिससे वह कार पर नियंत्रण खो देता है और शहर की साइकिलों के रैक में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सड़कों पर लोग अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और जल्द ही टीम समाचार पर दिखाई देती है। उन्होंने जो नुकसान किया है वह नकारात्मक प्रकाश में देखा जाता है, इसलिए मेयर पेक ने टीम को अपने कार्यालय में बुलाया ताकि वे शहर के साथ जो कुछ भी कर चुके हैं और फोबे को साथ लाने के लिए डांटे, जो अभी भी नाबालिग है। बाद में टीम मुख्यालय लौटती है, जो वही कार्यालय है जिसमें पुराने घोस्टबस्टर्स काम करते थे। महापौर की धमकियों को याद करते हुए कैली और गैरी ने फैसला किया कि फोबे को एक सामान्य जीवन मिलना चाहिए और उसे लात मारी जानी चाहिए। टीम से बाहर फोबे इसे अच्छी तरह से नहीं लेती है, लेकिन उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर गैरी और कैली ने भूत को अपनी रोकथाम इकाई में डाल दिया, जो सामान्य से अधिक प्रयास करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि क्यों। शुक्र है, प्रकाश हरा हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भूत सफलतापूर्वक निहित है। इस बीच पुराने घोस्टबस्टर टीम और पॉडकास्ट केरे का एक ऑनलाइन शो है। एक ओरोस्कोप का उपयोग करते हुए वे रोजमर्रा की वस्तुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को मापते हैं ताकि बाद के जीवन से संबंध खोजने की कोशिश की जा सके। एक महिला अपने दिवंगत पति से एक घड़ी लाती है, लेकिन रे को कोई रीडिंग नहीं मिलती है और पॉडकास्ट बस इसे हथौड़े से तोड़ देता है। बाद में जब फोबे मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि उनकी दुकान में मार्शमैलो पुरुषों के रूप में जानी जाने वाली छोटी संस्थाओं का एक समूह है जो उसके कमरे के चारों ओर चल रहा है। वह सोचती है कि वे प्यारे हैं, लेकिन पॉडकास्ट एक नीचे स्मैश करता है क्योंकि वह बताता है कि वे एक प्लेग है। अचानक नदीम दुकान में प्रवेश करता है और उसके बॉक्स को देखते ही सभी मार्शमैलो पुरुष डर के मारे छिपने के लिए दौड़ते हैं। बॉक्स में पारिवारिक प्राचीन वस्तुओं का एक गुच्छा है जिसे नदीम बेचना चाहता है और वे तुरंत ओर के बारे में उत्सुक है। उस पर ग्लिफ को देखते हुए वह उस पर कुंडली का उपयोग करता है, लेकिन ओर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा एक उछाल का कारण बनती है जो डिवाइस को तोड़ देती है और एक छोटे भूकंप को ट्रिगर करती है। एक बर्फीली ऊर्जा को सड़क से गुजरते हुए और अंतः भूत कंटेनर के साथ दीवार से टकराते हुए देखा जा सकता है। रे तुरंत ओर्ब खरीदता है और नदीम जितनी जल्दी हो सके पैसे के साथ निकल जाता है। बाहर एक खाद्य गाड़ी पर लॉ को देखते हुए अचानक बिना किसी कारण के सामान्य से बड़ा हो जाता है। घोस्टबस्टर्स मुख्यालय में गैरी दीवार पर क्षति का पता लगाता है और पिछली टीम के सचिव जेनिन को बुलाता है, जो इस पर जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ भेजने का वादा करता है। ऊपर ट्रेवर छत के माध्यम से कुछ हरे रंग की कीचड़ को लीक करते हुए देखता है और जांच करने के लिए अटारी में जाता है। वह खाली खाद्य पैकेजिंग का ढेर पाता है जो नीचे कुछ छपकी के रूप में चलता है, इसलिए वह करीब से देखता है और स्लिमर को खोजने के लिए चौंक जाता है, जो बाहर कूदता है, ट्रेवर के माध्यम से उड़ता है और दीवार से गुजरकर भाग जाता है। कुछ समय बाद टीम को भूत का अलर्ट मिलता है और वह एक मिशन पर निकल जाती है, लेकिन वे फोबे को लेने से इनकार कर देते हैं। वह खुद से शतरंज खेलने के लिए पार्क में जाती है, लेकिन अचानक टुकड़े अपने आप हिलने लगते हैं। मेलोडी नाम का एक भूत दिखाई देता है और उसका आकार फ्लेमी दिखता है क्योंकि वह आग में मर गई थी। जब वे खेलते हैं, मेलोडी मानते हैं कि उनके पास पार करने की बहुत कम संभावना है क्योंकि उनके पास अधूरा व्यवसाय है। अगले दिन पैराबायोलॉजिस्ट लार्स क्षतिग्रस्त दीवार की जांच करने के लिए आता है और जब इकाई हिलती है तो वे पुष्टि करते हैं कि भूत बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व भूत बस्टर विंस्टन नियंत्रण इकाई का मूल डिजाइन लाता है, जिसे कैली के दिवंगत पिता द्वारा बनाया गया था। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि यूनिट 40 के बाद अंतरिक्ष से बाहर चल रही है। आध्यात्मिक कचरे को संकलित करने के वर्ष विंस्टन उन्हें यह भी सूचित करता है कि भूकंप के कारण हुए विस्फोट ने एक दरार पैदा की जो संभवतः दूसरी तरफ प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकती है। जाहिर है कि बाद से इस इमारत लंबे समय के लिए पकड़ नहीं होगा। विंस्टन वह असाधारण अनुसंधान केंद्र रख रहा है जहां एक गुप्त प्रयोगशाला में टीम ले जाता है। अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक यहाँ इकट्ठा होते हैं। ट्रेवर अपने दोस्त लकी के साथ फिर से मिलता है, जो वहां भी काम कर रहा है। जब भी रे को अलौकिक ऊर्जा वाली कोई वस्तु मिलती है तो वह उसे प्रयोगशाला में भेजता है और लार्स उन्हें एक मशीन में डाल देता है जो भूत को वस्तु से अलग करती है। एक गाइड के रूप में मूल डिजाइन का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बड़ी कंटेनर इकाई भी बनाई है, इसलिए उन्हें जाल के साथ लाकर मुख्यालय से भूत को स्थानांतरित करना शुरू करना होगा। सभी भूतों को इकाई में नहीं रखा जाता है, उनमें से कुछ आगे के अध्ययन के लिए विशेष कक्षों में है। फोबे एक खोपड़ी से घबरा जाता है, जबकि गैरी और केली पीछे हट जाते हैं जब एक भूत कांच पर उल्टी करता है। एक मालिक भी है जो डिवाइस से डिवाइस पर कूदना पसंद करता है। बाद में शाम को टीम को एक और मिशन मिलता है और फिर से फोबे के बिना निकल जाता है। उस समय एक दूसरी आपातकालीन कॉल आती है, इसलिए फोबे और पॉडकास्ट वयस्कों की पीठ के पीछे इसकी देखभाल करने जाते हैं। वे इसे एक रेस्तरां में बनाते हैं और पता लगाते हैं कि भूत मेलोडी है, इसलिए फोबे शूट करने की हिम्मत नहीं करता है। मेलोडी तुरंत बच जाता है और फोबे बहुत देर से प्रतिक्रिया करता है, जिससे खिड़कियां टूट जाती हैं। इस बीच प्रयोगशाला में लार्स और लकी रे की वस्तुओं के साथ काम कर रहे हैं। जब ओर्ब की बारी होती है तो कोशिकाओं में सभी भूत परेशान महसूस करते हैं।
मशीन स्पिरिट को हटाने में विफल रहती है और अचानक लैब पावर सर्ज से गुजरती है। कुछ सेल खिड़कियां टूट जाती हैं और भूत भागने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस समय लार्स बिजली को ठीक करता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर वह ओर्क को पकड़ लेता है, केवल उसके हाथ के लिए ठंड शुरू करने के लिए। लार्स अपना हाथ खोने से ठीक पहले ओर्क को गिरा देता है। क्षण भर बाद मेलोडी अपने कमरे में फोबे से मिलने जाती है। फोबे उसे चारों ओर दिखाता है और मेलोडी लगभग नियंत्रण इकाई को छूता है, लेकिन समय पर रुक जाता है। मेलोडी कुछ मैचों के साथ भी खेलता रहता है, इसलिए फोबे बताते हैं कि यही वह वस्तु है जो उसे इस दुनिया में लंगर डाल रही है। यह पता चला है कि इन मैचों ने आग शुरू कर दी जिसने उसके परिवार को मार डाला। प्रयोगशाला में और वे एक बर्फीला विस्फोट भेजता है जो यूनिट को फिर से हिट करता है और शहर में बिजली बंद कर देता है। विस्फोट मेलोडी के पास चलता है, जो कहता है कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से काम कर रही है, लेकिन योजना के लिए फोबे का उपयोग करने में संकोच करती है। अगले दिन ट्रेवर अटारी में एक जाल डालता है और एक प्रोटॉन ब्लास्टर तैयार होने से पहले इसे जंक फूड से ढक देता है। स्लिमर खाने के लिए बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर इसे शूट कर सके, शहर में एक और भूकंप आता है। टीम कंटेनमेंट यूनिट में जाती है और दीवार में एक बड़ा छेद और सभी जगह ठंड पाती है। बाद में टीम प्रयोगशाला में लौटती है और सीखती है कि और भी जम रहा है। इसे एक उपकरण के साथ पकड़कर लार्स मार्शमैलो पुरुषों को और दिखाता है, जो इसके प्रति इतना आकर्षित महसूस करते हैं कि वे खिड़की के खिलाफ छप जाते हैं। जाहिर है और भूतों को नियंत्रित कर सकता है। यह बहुत करीब होने पर कुछ उपकरणों को भी जमा देता है। अधिक जानकारी के लिए बेताब लकी ट्रेवर और लार्स नादिन को देखने जाते हैं, जो उन्हें अपनी दादी का विशेष कमरा दिखाता है। वहाँ बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जैसे कुछ अजीब सींग और शुरुआत से कवच। लार्स को पता चलता है कि कमरे में सब कुछ पीतल से बना है, जो भूतों को फंसा सकता है। जब तीनों नदीम पर कुंडली का उपयोग करते हैं तो एक मजबूत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए वे उसे अपने साथ प्रयोगशाला में लाते हैं। नदीम को एक मशीन से जोड़ने के बाद पूर्व घोस्टबस्टर पीटर कुछ अजीब सवाल पूछने लगते हैं। अचानक वह नदीम पर कलम फेंकता है, जो क्रोधित हो जाता है और पास की लॉ को बड़ा कर देता है। जैसे जैसे एक तर्क आगे बढ़ता है और पीटर अधिक कलम फेंकता है, नदीम का गुस्सा बढ़ता है और इसी तरह लॉ भी, जिसका अर्थ है कि उसके पास आग में हेरफेर करने की शक्ति है। इस बीच पॉडकास्ट प्रयोगशाला में लिए गए वीडियो की समीक्षा कर रहा है और पता चलता है रे एक विशेषज्ञ से परामर्श करने और रे की पुरानी बाइक पर जाने का फैसला करता है। वे न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक वैज्ञानिक से बात करते हैं जो वीडियो से शब्दों का अनुवाद करता है, जबकि उन्हें एक पुरानी किताब पर नक्काशी दिखाता है। सदियों पहले एक शक्ति पागल राजा ने गोरका नामक एक शक्तिशाली इकाई से मदद मांगी, जिसकी एक नया हिमयुग लाने की अपनी योजना थी। नदीम के पूर्वज एक टीम थे जिन्हें फायर मास्टर्स के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने गारका को ओर्ग में कैद करने और सिंगों को चुराने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें अपनी शक्ति दी थी। यदि गारका मुक्त हो जाता है तो न्यूयॉर्क मौत की ठंड का अनुभव करेगा, जो लोगों को ठंड से बने ठंड से मारता है। वैज्ञानिक उन्हें पुरानी रिकॉर्डिंग के साथ कुछ मोम सिलेंडर भी दिखाता है, जिसमें मैनहट्टन एडवेंचरर्स सोसाइटी से एक भी शामिल है। वह समूह अवशेष चुराना पसंद करता था और कई साल पहले ओर्ग खोलने की कोशिश करता था, जिससे उन सभी की मौत हो गई। समूह रिकॉर्डिंग सुनता है और वीडियो से समान शब्द पाता है। अचानक सिलेंडर हिलना शुरू कर देता है और मशीन से बाहर कूदकर एक कचरा बैग में उतरता है, जो पुस्तकालय के चारों ओर पागल होने लगता है। टीम इसका पीछा करना शुरू कर देती है और जब रे अलमारियों के बीच चलता है तो उसे 80 के दशक के उसी पुस्तकालय भूत द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। समूह बाहर भूत का पीछा करता है और उसे शेर की मूर्ति पर आराम करता हुआ पाता है। रे इसके लिए पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शेर हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि भूत ने मूर्ति को रखने के लिए बैग छोड़ दिया था। जैसे ही लोग दहशत में भागते हैं, फोएबे को बाइक से एक प्रोटॉन ब्लास्टर मिलता है और शेर को गोली मार देता है, जिससे वह फट जाता है। क्षण भर बाद पेक ने घोषणा की कि वह घोस्टबस्टर्स को बंद कर रहा है, जो पुराने दिनों से उसकी इच्छा रही है। फोबे विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन पेक का कहना है कि यह या तो यह है या जेल जा रहा है। शाम को टीम मुख्यालय लौटती है और पता चलता है कि उनके सभी उपकरण पुलिस द्वारा ले लिए गए हैं। जबकि फोबे अपने माता पिता के साथ बहस करता है, रे नदीम को नियंत्रण कक्ष पर नुकसान दिखाता है और उसे बताता है कि वह अगला फायर मास्टर है, इसलिए उसे दुनिया को बचाने के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की जरूरत है। पहला अभ्यास एक ज्वाला को लाइटर से मोमबत्ती तक ले जाना है। जैसे ही नादिन अपना हाथ हिलाता है, लॉ भी चलती है, लेकिन यह अभी तक बहुत कुछ नहीं करती है। इस बीच फोबे फिर से पार्क में जाता है और मेलोडी से मिलता है। लड़कियां चैट करती हैं और बंधन में बंध जाती हैं, इसलिए फोबे स्वीकार करती है कि वह एक भूत बनना चाहती है, जिससे उसे एक विचार मिलता है। वे प्रयोगशाला में जाते हैं और फोबे मशीन में प्रवेश करती है। फिर मेलोडी अपनी आत्मा को अपने शरीर से अस्थायी रूप से अलग करने के लिए इसे सक्रिय करती है। प्रक्रिया काम करती है, लेकिन मेलोडी माफी मांगता है और उदास दिखता है। यह पता चला है कि वह गोराका के लिए काम कर रही है, जो जीवित प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, केवल भूत। चूंकि उसे और खोलने के लिए एक जीवित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अब वह फोबे के भूत को नियंत्रित कर सकता है ताकि वह उसे शब्द कह सके। भूत अभी भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह शब्दों को भी दोहराता है और ओर्ग खोलना शुरू कर देता है, जबकि मेलोडी बताती है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह उसके परिवार को फिर से देखने का एकमात्र मौका है। जल्द ही ओर्ग अलग हो जाता है और एक गहरा अंधेरा कमरे पर हावी हो जाता है। गारका प्रकट होता है और कहता है कि वह दुनिया को नष्ट कर देगा, जबकि उसकी शक्ति फोबे के भूत को उसके शरीर में वापस ले जाती है। उस समय लकी दिखाता है और गारका में एक प्रोटॉन विस्फोट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब होने से पहले जल्दी से जम जाता है और धारा को चकनाचूर कर देता है। जबकि बाकी टीम फोबे को मुक्त करने के लिए आती है, गारका नदीम की इमारत में दुकान में प्रवेश करता है और क्लर्क को मौत के घाट उतार देता है। फिर वह नदीम के अपार्टमेंट में अपना रास्ता बनाता है, जहां वह अपने सिंगों को पुनः प्राप्त करता है। जैसे ही वह उन्हें पहनता है, वह अपने वास्तविक रूप और अपनी सारी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। जल्द ही शहर पर एक काला बादल दिखाई देता है और पूरे क्षेत्र को जमना शुरू कर देता है, जिससे बर्फ के स्पाइक संपत्ति को नष्ट करने और दया के बिना लोगों को मारने के लिए दिखाई देते हैं। पुरानी और नई दोनों टीमें विचारों पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय में इकट्ठा होती हैं और नदीम अपने प्रशिक्षण को दिखाते हैं, लेकिन वह अभी भी केवल मूल बातें कर सकते हैं।
सौभाग्य से लार्स के पास अपनी वैन में कुछ उपकरण है, इसलिए टीम लड़ने के लिए तैयार होने लगती है। जबकि लकी बताते हैं कि प्रयोगशाला में जो हुआ उसे देखते हुए उनके हथियार पर्याप्त नहीं होंगे। फोबे को याद है कि पीतल भूतों को फंसा सकता है और इसके साथ और बनाया गया था, इसलिए वह अपने ब्लास्टर को मजबूत करने के लिए कुछ पीतल को पिघलाना शुरू कर देती है। छत पर ट्रेवर और लकी सुनसान सड़क पर एक तिफिया साइकिल को अपने आप लुढ़कते हुए देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि यह मालिक भूत है जो प्रयोगशाला से भाग गया और वापस अंदर चला गया। जैसे जैसे बाहर तूफान बढ़ता जाता है, दरवाजा जिससे वह अपने टिका से बाहर उड़ गया, एक लाल बत्ती जो मालिक का प्रतिनिधित्व करती है, घोस्टबस्टर साइन से टकराती है और अंदर जाने और कार रखने से पहले गिर जाती है। वाहन वापस चला जाता है और हर कोई समय पर रास्ते से हट जाता है। लार्स दूसरे कमरे में जाता है क्योंकि उसने एक शोर सुना, लेकिन यह प्रयोगशाला के छोटे भूतों में से एक है जो गु को उसके चेहरे पर गोली मारता है। लाल बत्ती जल्द ही एक पेपर प्लेन रखकर कार को छोड़ देती है। फिर वह लकी के प्रोटॉन पैक में कूद जाती है। यह ब्लास्टर को उठाता है और ट्रेवर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उसे दूर धकेल देता है और नदीम अपनी शक्ति का उपयोग करके विस्फोट को खिड़की से बाहर पुनर्निर्देशित करता है। पॉडकास्ट अपने हथौड़े से पैक को तोड़ता है और भूत पिज्जा रखने के लिए बाहर कूदता है, केवल स्लिमर द्वारा खाया जाता है। उस समय बर्फ मुख्यालय की इमारत को कवर करना शुरू कर देती है। फोबे यूनिट रूम में जाती है और मेलोडी को ढूंढती है, जो कसम खाती है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और केवल अपने परिवार को देखना चाहती थी। उग्र फोबे उसे देखता है कि कोई भी मेलोडी पर उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता है, उसे खुद में ढूंढना होगा। फिर गारा का अंत में आता है और अधिक बर्फ के स्पाइक्स के साथ सामने के दरवाजे को अवरुद्ध करता है। जैसे ही इमारत हिलने लगती है और अलग होने लगती है, घोस्टबस्टर्स एक ही समय में अपने सभी प्रोटॉन ब्लास्टर्स को गोली मार देते हैं, लेकिन गार का सेकंड में सभी धाराओं को जमा देता है। अचानक नदीम फायर मास्टर कवच पहने हुए दिखाई देता है और लॉ को बुलाने के लिए लाइटर का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसने प्रशिक्षण में सभी तरल पदार्थ का उपयोग किया था। गार का लाइटर को पकड़ लेता है और एक विस्फोट की शूटिंग से पहले उसे नष्ट कर देता है, जो फर्श में एक खाई बनाता है और सभी को अधिक बर्फ के स्पाइक्स के साथ फंसाता है। तब गार का यूनिट से सभी भूतों को छोड़ने के लिए एक मंत्र कहता है, जो आकाश में शूट करने के लिए एक विशाल ऊर्जा विस्फोट करता है। यूनिट के सभी भूत भाग जाते हैं और शहर को आतंकित करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फोएबे अब मेलोडी को नहीं देख सकता है। वह ऊपर की ओर भागती है और गारका में अपने ब्लास्टर को फायर करती है, जो इस प्रबलित ऊर्जा को फ्रीज नहीं कर सकता है, इसलिए वह इसके बजाय फोएबे पर ठंड मारता है। लड़की तुरंत जम जाती है और गारका उसकी आत्मा को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस पल में मेलोडी फिर से प्रकट होती है और अपने आखिरी मैच को रोशन करती है। अब नादिन एक आग का गोला बना सकता है, जिसे वह गोराका पर गोली मारता है और तेज गर्मी कमरे में बर्फ को पिघला देती है, सभी को रिहा कर देती है। फोबे ने अपने ब्लास्टर को फिर से गोली मार दी और उसके हाथों में इतनी शक्ति के साथ अभी भी खड़े होने में परेशानी होती है, इसलिए उसका परिवार उसे पकड़ने में मदद करता है। जबकि प्रबलित विस्फोट और नादिन की आग का गोला गारका पर हावी हो जाता है, पॉडकास्ट कार की ओर भागता है और ड्रोन जाल को छोड़ देता है। हालांकि मार्शमैलो पुरुष भी प्रयोगशाला से बच गए हैं और उसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, जिससे वह जाल पर नियंत्रण खो देता है और गारका को इसे नीचे गिराने की अनुमति देता है। पुराने घोस्टबस्टर्स को एहसास होता है कि जब से गारका ने सभी भूतों को रिहा किया है, तब से रोकथाम इकाई अब खाली है। वे इसे सक्रिय करने के लिए तहखाने में दौड़ते हैं और एक साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद। गारका को इकाई में खींच लिया जाता है और प्रकाश हरा हो जाता है, यह पुष्टि करते हुए कि बुरे आदमी को सफलतापूर्वक सील कर दिया गया है। बाद में मेलोडी फोबे को अपना माचिस देता है और अंत में आगे बढ़ने से पहले अलविदा कहता है। टीम बाहर आती है और पता चलता है कि सारी बर्फ पिघल गई है। पर्क उन्हें फिर से डांटने की कोशिश करता प्रतीत होता है, लेकिन सभी स्थानीय लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं और पर्क के पास साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे घोस्टबस्टर्स अभी के लिए काम कर सकते हैं। अब गारका द्वारा छोड़े गए सभी भूत शहर में ढीले हैं, इसलिए टीम सफाई शुरू करने के लिए वापस कार्रवाई में कूद जाती है। उनके बाहर जाने पर फोबे ने पहली बार गैरी को पिताजी कहा। कुछ समय बाद जब एक ट्रक चालक एक गैस स्टेशन पर रुकता है, तो मार्शमैलो पुरुष अपने वाहन को चुराने का मौका देते हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।